नमस्कार साथियों मित्रों, आज हम लोग ऑनलाइनर जो क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा से संबंधित उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चों की संपूर्ण शिक्षा को कहते हैं। तो शारीरिक शिक्षा कहते हैं, सीधी सी बात है। क्या कहते हैं इसको? शारीरिक शिक्षा कहते हैं। किस देश में शारीरिक शिक्षा पर पुराने समय से ही अधिक बल दिया गया है? तो यूनान में। सबसे पहले यूनान में ही दिया गया था, मतलब सबसे शुरुआत वहीं से हुई है। किसी भी खेल की शुरुआत वहीं से हुई है। बाद में पूरे दुनिया में फिर धीरे धीरे बारी से पूरी दुनिया उसमें प्रतिभाग की है, लेकिन शुरुआत जो जन्मदाता खेलों का मान लीजिए तो ये यूनान ही रहा है। अच्छा, भारत में इन खेलों का या मनोरंजन के दृष्टिकोण से जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती थी उसमें जो रहा है वह महाभारत काल और इसका रामायण काल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, आगे देखिए। किस दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं के लिए आवश्यक माना? तो ये सभी सुकरात, अरस्तु, प्लेटो। इसमें सही क्रम से अगर देखा जाए तो सबसे पहले सुकरात हैं, फिर प्लेटो हैं, फिर अरस्तु हैं। अरस्तु के ही शिष्य थे वो अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर था वो जो विश्व विजेता बनने की सपना देख रहा था। आगे देखते हैं। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा पद्धति का एक अंग है जिसका उद्देश्य, अच्छा, जहाँ भी हम इसमें कीवर्ड देख रहे हैं और कीवर्ड के उसके आधार पर ही हम जो परिभाषा है उसको हम निकाल लेते हैं। तो इसमें एक हमने कीवर्ड पकड़ा हुआ है अभिन्न अंग। अभिन्न अंग है क्या है? शारीरिक शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है। तो यह अभिन्न अंग है तो किसका कथन है? तो चार्ल्स ए बूचर की। बाकी हमको ज़्यादा नहीं देखना है उसमें। ठीक है। किसने कहा है कि शारीरिक शिक्षा पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वह शारीरिक शिक्षा कहलाता है। ठीक है, तो ये है रोजालिंड कैसिडी का परिभाषा है। इसमें हम जो अपना चिन्हित किए हुए हैं वह परिवर्तन मानव, जो कैसिडी का जो स्पेशल शब्द पे जिस पे हमने फोकस किया है वह परिवर्तन मानव। ठीक है, इसके हिसाब से हम एग्ज़ाम में अपना टिक कर रहेंगे। अगर आ गया तो सही हो जाएगा। किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा और शिक्षा के विस्तृत क्षेत्र का वह अंग है? विस्तृत क्षेत्र, जब विस्तृत क्षेत्र की बात आ जाए तो किसने कहा? जेबी नैश ने। विस्तृत क्षेत्र तो जेबी नैश का ये कथन है। जेबी नैश, इतना ही देखना हमको, विस्तृत क्षेत्र। ठीक है, आगे है परिवर्तन। अगली जो है शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उसके संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उत्पन्न होती है। तो प्रेरणा से उत्पन्न होती है, जहाँ बात आ जाए प्रेरणा से उत्पन्न होती है तो वहाँ सीसी कोबेल को हम टिक कर लेंगे। ठीक है, प्रेरणा से उत्पन्न होती है तो सीसी कोबेल। प्रेरणा से उत्पन्न होती है तो सीसी कोबेल का कथन है। शारीरिक शिक्षा उन परिपूर्ण और संतुलित अनुभवों का जोड़ है। बस इसमें हमको इतना ही पकड़ना है, अनुभवों का जोड़ है। तो वह किसका कथन है? C.L. ब्राउनेल का। अनुभव का जोड़ तो C.L. ब्राउनेल। ठीक है, आगे है शारीरिक शिक्षा किसके विकास में से संबंधित है? तो शारीरिक विकास से मानसिक, भावनात्मक, इन सब, मतलब कहने का मतलब सर्वांगीण विकास से संबंधित है। शारीरिक शिक्षा किसके विकास से संबंधित नहीं है? तो अनुशासनहीनता का जगह स्थान इसमें शारीरिक शिक्षा में नहीं है। किसी भी शिक्षा में अनुशासनहीनता अनुचित है। लेस्नी के अनुसार शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? स्नायु पेशी का विकास और बौद्धिक विकास एवं भावात्मक विकास। स्नायु पेशी खासतौर से ध्यान रख लीजिएगा। लेसिली जो है वह स्नायु पेशी पर बल दिए हैं, बाकी तो बौद्धिक भावात्मक विकास ये सभी के शिक्षा का उद्देश्य रहा है। किसने कहा कि खेल को असुर का आविष्कार मानकर
आज भी तिरस्कृत किया जाता है। तो असुर का आविष्कार, जब असुर की बात आ जाए, असुर का आविष्कार, तो उसमें कोबेल एवं फ्रांस ये कवि रहे हैं, विद्वान रहे हैं, उनकी रचना है असुर का विकास, तो कोबेल एवं फ्रांस। शारीरिक शिक्षा द्वारा होने वाले नैतिक विकास का संबंध किसमें है? तो स्व नियंत्रण। नैतिक विकास आप समझ रहे हैं, परिवार से मिलता है, तो जिसका विकास परिवार से ही शुरू होता है। स्व नियंत्रण और खेल भावना एवं नेतृत्व की भावना होनी चाहिए, नेतृत्व का विकास होना चाहिए व्यक्ति में, ठीक है। आगे है शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद कार्यक्रम अधिकांश कैसे होते हैं? तो सामूहिक होते हैं, ये इंडिविजुअल नहीं होते हैं, ये ग्रुप में ही होते हैं, ठीक है। शारीरिक शिक्षा और खेलकूद कार्यक्रम का सामाजिक पक्ष किसका होता है? तो सामाजिक गुणों का विकास है, ठीक है। आगे है खेल से संबंधित समाजशास्त्र का शाखा खेल समाजशास्त्र, ठीक है। खेल समाजशास्त्र नियमों की व्यवस्था और समाजशास्त्री भाषा को क्या कहते हैं? तो संस्था कहते हैं। एक नियम होगा और उस नियम से जुड़े हुए व्यक्ति जो कर्मचारी होंगे उसे हम उसे एक संस्था का रूप दिया जाता है, उसे संस्था। खेल के माध्यम से, खेल एक माध्यम है जिसके द्वारा बच्चा आनंद की अनुभूति को प्राप्त करता है, यथार्थ को भी जाना जाता है। यह परिभाषा थॉर्नडाइक है, ठीक है। बच्चा आनंद की बात आ जाए तो बच्चा आनंद की अनुभूति करता है, यह कथन किसका है? तो थॉर्नडाइक का है। खेल मानसिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण क्रिया है, जिससे छोड़िए इनको, खेल को एक ऐसा कार्य माना है जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक प्रक्रियाओं में तारतम्यता बनाए रखना है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो तारतम्यता की बात आ जाए तो इरेक्शन लगा देना, वहाँ जहाँ भी तारतम्यता की बात आ जाए तो वहाँ इसको इरेक्शन को टिक कर देना, इरेक्शन महोदय को टिक कर देना। उनका कथन है तारतम्यता बनाए रखने के लिए, ठीक है। खेल एक स्वैच्छिक और आत्मकेंद्रित क्रिया है, तो किसकी कथन है? ये स्टर्न महोदय की। स्वैच्छिक और आत्मकेंद्रित क्रिया है तो स्टर्न की है। खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है तो वैलेंटाइन। पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी वैलेंटाइन ने ही दिया है, ठीक है। अगला है खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे अपनी अतिरिक्त इच्छा की पूर्ति हेतु खेल खेलते हैं? तो अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत भी इरेक्शन का है, तो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। यह बात किस पे लागू होता है? तो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, ठीक है। खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे अपने भावी जीवन की तैयारी हेतु खेल खेलते हैं? तो पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत किस सिद्धांत के? पूर्वानुमान के सिद्धांत के, ठीक है। पूर्वानुमान का सिद्धांत। कार्य में व्यक्ति को दूसरे की इच्छा पर आश्रित रहना पड़ता है, जब खेल में वह स्वयं अपनी इच्छा पर, जबकि इस खेल में वह स्वयं अपनी इच्छा पर आश्रित रहता है, तो रास महोदय, ठीक है। आश्रित आ जाए तो रास को लगा देना, ठीक। सर्वप्रथम सर्वाधिक खेलों का विकास किस देश में? यूनान में हुआ। खेलों का स्वर्ण युग किस देश से संबंधित है? यूनान से, एथेंस से, ठीक है। भारत में अगर पूछा जाए कि प्राचीन का भारत में खेलों का स्वर्ण युग माना जाता है तो वह महाकाव्य काल को माना जाता है। जर्मन जिम्नास्टिक में ग्रैंडफादर, तो गट्समट्स, ग्रैंडफादर किसको कहा जाता है? गट्समट्स को कहा जाता है, ठीक है। जर्मन में खेल विज्ञान के अनिवार्य विषय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो फ्रेडरिक जॉन महोदय को जाता है। सिंधु सभ्यता में लोकप्रिय था तो नृत्य, तैराकी, मुक्केबाजी, ये सब लोकप्रिय था, ठीक है। घुड़सवारी वहाँ नहीं थी, ध्यान रखिएगा। भारत में किस युग में व्यायाम के साथ योग का भी अभ्यास को एक धार्मिक कर्तव्य समझा जाता है? तो वैदिक काल से, ठीक है। वैदिक काल से राष्ट्रीय एकता की धारणा की
प्रकृति कैसी है? धीमी प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट आगे देखिए। IOA का फुल फॉर्म इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसका गठन कब हुआ था? 1927 में। 1927 में किसके नाम, जो दोराबजी टाटा थे, उन्होंने इस संस्था में अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, आगे है IOA के बनने की अहम भूमिका किसने निभाई? हाँ, तो नौहरान, AG नौहरान भी थे, और HC बक थे, HC बक। IOA के प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा। मनोरंजन शब्द किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का है। किस भाषा का शब्द है मनोरंजन शब्द? लैटिन भाषा का है। स्वेच्छा से मांग लेना, शारीरिक और मानसिक तनाव में कमी, किसी प्रकार की तैयारी और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब मनोरंजन में। ठीक है, कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं हो मनोरंजन के लिए। याद रखिएगा, योगासन जो होता है, योग, वो हमारे मनोरंजन का अंग नहीं है। ठीक है, एक खेल एक स्वैच्छिक एवं आत्मकेंद्रित क्रिया है। ईस्टर्न अभी आप यहाँ ऊपर देखे थे हम लोग। स्वाभाविक क्रिया और शारीरिक मानसिक क्रिया एवं आंतरिक लक्ष्य नहीं होता, ये विशेषताएं किसकी हैं? खेल की हैं। ठीक है, शारीरिक शिक्षा, वही मनोरंजन की बात है आगे भी। उस क्रिया और गतिविधि को क्या कहा जाता है जिसमें भाग लेकर व्यक्ति आनंद और खुशी प्राप्त करता है? तो मनोरंजन की गतिविधि मान्य होती हैं समाज द्वारा। ठीक, मनोरंजन समाज द्वारा मान्य होती है। आगे, अवकाश के समय का सदुपयोग, सीधी बात है, प्रसन्नता और संतुष्टि प्राप्त करना, तो ये किसका पार्ट है? ये मनोरंजन के पार्ट है। खेल और मनोरंजन से संबंध है। खेल और मनोरंजन के संबंध दोनों स्वैच्छिक क्रियाएं हैं। खेल मनोरंजन दोनों स्वैच्छिक हैं, दोनों को कर्ता स्वेच्छा से करता है, कोई दबाव तो रहता नहीं। दोनों अवकाश के समय के सदुपयोग से संबंधित हैं। ठीक है, खेल व मनोरंजन को एक मानना उचित नहीं है। क्या मानना उचित नहीं? खेल में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जबकि मनोरंजन में प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। मनोरंजन बिना खेल के हो सकता है। ठीक, संभव है, लेकिन खेल से मनोरंजन नहीं। ठीक है, खेल मनोरंजन का साधन है, मनोरंजन का खेलों का उद्देश्य है। मनोरंजन के सरकारी अभिकरण है संगीत कला अकादमी, जिसका आयोजन होता है संगीत का, कवि सम्मेलन का, राष्ट्रीय मनोरंजन संस्थान जो युवा महोत्सव का आयोजन करता है मनोरंजन के लिए। ठीक है, भारत में स्वैच्छिक एवं अर्ध सरकारी अभिकरण क्या है? YMCA। ठीक, जिसकी स्थापना 1920 में हुई। ठीक है, ये संस्थाएं हैं जो मनोरंजन प्रोवाइड करती हैं। मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां हैं, सिनेमा, आपको पता है वहाँ पैसा दे के जाना पड़ता है। सर्कस एवं प्रदर्शनियाँ, निरस्ता उबाऊपन एवं थकान दूर होता है तो मनोरंजन से होता है। स्वाभाविक और सार्वभौमिक आत्मप्रेरक और आनंदमयी क्रिया क्या है? खेल है। मनोरंजन का अभिकरण है युवा महोत्सव, अप्पू घर, नाटक, नृत्य, कवि सम्मेलन, ये सब मनोरंजन के पार्ट है। मनोरंजन गतिविधियों की प्रकृति होती है रचनात्मक होती है। शिक्षण संस्थाओं में होने वाले खेल किस प्रकार के मनोरंजन हो? तो संस्थागत, सीधी सी बात। ठीक है, अगर किसी ग्राउंड में हो रहा है तो बाहर हो रहा है तो वह क्या हो जाएगा? संस्थागत इतर हो जाएगा, सामूहिक मनोरंजन हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना तो 1950 में हुई। रथ दौड़ एक प्राचीन सभ्यता में मनोरंजन का साधन था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में रथ दौड़ भी होता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में रथ दौड़ होता था। ठीक है, लघु खेल, लोकगीत और धार्मिक उत्सव और कला प्रदर्शन, ये क्रियाएं होती हैं ग्रामीण मनोरंजन की। ग्रामीण मनोरंजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं धन है, राजनीति है, ये प्रभावित करते हैं। मनोरंजन के प्रकार है सक्रिय मनोरंजन, अक्रिय मनोरंजन एवं इंडोर मनोरंजन। ठीक है, संस्था के अंदर मनोरंजन का भाग नहीं है। क्या संघर्ष में किसी
संघर्ष को स्थान नहीं दिया जाता है। सक्रिय मनोरंजन नहीं है, रेडियो सुनने सक्रिय मनोरंजन नहीं है। शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रियाएं टेबल टेनिस, जैसे टेबल टेनिस हो गई, अन्य सभी खेलें। व्यावसायिक मनोरंजन का उदाहरण नहीं है तो महिला संगीत क्लब, यह व्यावसायिक नहीं होता है। ठीक, साहित्यिक गतिविधियों में मनोरंजन गतिविधियाँ, कवि सम्मेलन, साहित्य के क्षेत्र में कवि सम्मेलन, अभी हम आपको बताएं। खाली समय का सदुपयोग और प्रतिभाओं की खोज एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना, ये सभी मनोरंजन के लक्षण हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय के मनोरंजन के साधन है खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और साहित्यिक क्रियाएं, जिसमें हम कवि सम्मेलन की बात कर रहे थे, ये कविता पाठ। मनोरंजन शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से, कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो 10 शब्द हैं, इसमें 10 वर्ण हैं। ठीक है। मनोरंजन का प्रत्यक्ष सिद्धांत नहीं है। आदर्श नागरिकता, पारिस्थितिकी मनोरंजन, औपचारिक मनोरंजन एवं सामुदायिक मनोरंजन से ही बातें संबंधित है। मनोरंजन का महत्व, मनोरंजन एक मौलिक मानवीय आवश्यकता है। मनोरंजन शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। ज्ञानात्मक विकास और रुचि का विकास, ये इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए इसको, आगे देखिए। मनोरंजन के प्रत्यक्ष सिद्धांत, प्रसन्नता का अनुभव करना, क्रिया द्वारा संतुष्टि, कार्य के हेतु पुनः ऊर्जा मिलना। ठीक है, ये मनोरंजन के प्रत्यक्ष सिद्धांत हैं। मनोरंजन के अप्रत्यक्ष सिद्धांत, संतुलित विकास, आदर्श नागरिक, जो दिखाई नहीं देते लेकिन होते रहते हैं, आदर्श नागरिकता का विकास, प्रजातंत्र गुणों का विकास। ठीक है। और जो दिखाई देते हैं वो प्रसन्नता, तुरंत अनुभव, प्रसन्नता का अनुभव, क्रिया द्वारा संतुष्टि का अनुभव, कार्य है तो पुनः ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, जो दिखाई देते हैं। समूह में शामिल होकर मनोरंजन का आनंद उठाया जा सकता है। मनोरंजन में क्या आधुनिक साधन है, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, CD, VCR, TV, ये सब जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, ये मनोरंजन के आधुनिक उपकरण हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष मनोरंजन का वर्णन किन ग्रंथों में, तो रामायण महाभारत में होता था इसका चर्चा। उस समय भी पासा खेल होता था और रथ दौड़ होती थी, तीरंदाजी होती थी। ठीक है। मनोरंजन के अच्छे कार्यक्रम नियोजन के गुण हैं क्या, लिंग के आधार पर समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप उद्देश्यों को प्राप्त करने वाले हों। ठीक है। TV और टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा इत्यादि संबंधित इन सब चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए आज के आधुनिक युग में। अगला है खेल और आनंददायक शारीरिक शिक्षा, मानसिक क्रिया अपने आप में पूर्ण तथा जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं, तो ठीक है, रसेल से संबंधित है। खेल ऐसी क्रिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है और जिसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है। तो हरलाख महोदय के अंतिम परिणाम तो हरलाख महोदय से संबंधित है। ठीक है। खेल वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है, जिस कार्य को वह करना चाहता है। यह परिभाषा क्रो की है। खेल पर आधारित किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का आविष्कार किसने किया है, तो फ्रोबेल महोदय ने। किंडरगार्टन का फ्रोबेल महोदय ने किया है। ठीक है। मॉन्टेसरी पद्धति का वह जो है मारिया मॉन्टेसरी ने किया है। खेल के अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर के साथ सीलर भी महोदय थे। ठीक है। आगे खेल के मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। खेल के मनोरंजन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो लॉर्ड जेम्स और पैट्रिक ने किया था। WGT पैट्रिक नाम है इनका पूरा। खेल की पुनरावृत्ति का सिद्धांत, तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने, शुरुआत में हमने आपको बताया। खेल के पूर्वानुमान का सिद्धांत तो कार्ल ग्रूस का है। पूर्वानुमान का सिद्धांत किसका है, कार्ल ग्रूस का। तो आशा है कि आप लोगों को यह जो हमारे द्वारा
दी गई जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी और निरंतर आपको बने रहेंगे हमारे साथ। और लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।